अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.15 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये देखिए, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एक्सीडिंग अ सर्टेन अमाउंट। अगर आपकी जो इनकम या जो आमदन है वो एक खास लिमिट से बढ़ जाए तो खास लिमिट से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उस अमाउंट पर गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है। अब आगे देखें। इट मीन्स फेडरल गवर्नमेंट फिक्स अ सर्टेन लिमिट ऑफ इनकम अबव विच टैक्स हैज टू बी पेड बाय द इंडिविजुअल। जिसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो पहले एक खास लिमिट मुकर्रर करती है कि अगर आपकी इनकम उससे ऊपर है तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल करेगी। फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस द रेट्स ऑफ इनकम टैक्सेस एनुअली। गवर्नमेंट हर साल जो इनकम टैक्सेस के जो रेट्स हैं वो चेंज करती रहती है। द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 आर गिवन बिलो। अच्छा, साल 2022-2023 में इनकम टैक्स के जो रेट्स थे वो नीचे टेबल में हमें दिए गए हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम टेबल को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी टेबल को हम फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए, टैक्सेबल इनकम यानी कितनी कितनी इनकम पर टैक्स है। इनकम टैक्स और कितना कितना टैक्स लगेगा वो डिटेल हमें यहाँ पर दी गई है। तो देख लेते हैं। टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹6 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹12 लाख। अगर सालाना इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर सालाना इनकम 6 लाख से ऊपर और 12 लाख से नीचे है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो यहाँ पर हमें दिया गया है 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख। तो 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उस अमाउंट का आपने 2.5% टैक्स अदा करना होगा। जैसे मान लें कि आपकी जो सालाना इनकम है वो है 6,10,000। अब 6 लाख से ऊपर ये जो अमाउंट होगी है 10,000। इस 10,000 का आपको 2.5% टैक्स की सूरत में देना होगा, ठीक है। 6 लाख से ऊपर और 12 लाख से नीचे नीचे जो अमाउंट होगी उसका आपने 2.5% टैक्स की सूरत में देना होगा। अब आगे देखें। टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹12 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹24 लाख। अगर सालाना इनकम 12 लाख से ऊपर और 24 लाख से नीचे नीचे है तो ऐसी सूरत में ₹15,000 तो अदा करना ही होगा प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख। और साथ में 12 लाख से ऊपर जितनी जो अमाउंट होगी उसका आपने 12.5% भी अदा करना होगा। 15,000 रुपीज भी अदा करने हैं और 15,000 के अलावा 12 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट होगी उसका आपने 12.5% भी अदा करना है। इस तरह बाकी डिटेल भी हमें यहाँ पर दी गई है, तो इसको रीड कर लें। अब हम एक्सरसाइज 1.15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जवार हैज एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो जवार की जो एनुअल इनकम है, जो सालाना इनकम है वो ₹10 लाख है, तो वो कितना इनकम टैक्स देगा। तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे, जवार एनुअल इनकम तो जवार की जो एनुअल इनकम है वो कितना है, ₹10 लाख। आगे लिखेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम। अब एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो एग्जेम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जिस पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। जैसे टेबल के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 6 लाख तक जो इनकम होती है उस पर कोई टैक्स नहीं होता। तो जो 6 लाख तक इनकम है उसे हम क्या कहते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम। तो एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी है, 6 लाख रुपीज। आगे लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम से मुराद वो इनकम होती है जिस पर टैक्स अदा किया जाता है। अब देखिए ये टोटल इनकम कितनी है, 10 लाख रुपीस।
जबकि इस 10 लाख में से जो 6 लाख रुपीस होंगे उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी इस 10 लाख में से अगर हम 6 लाख माइनस कर लेते हैं तो पीछे क्या बच जाएगा, 4 लाख। तो उस 4 लाख पर जवार को टैक्स अदा करना होगा। तो इसलिए टैक्सेबल इनकम फाइंड करने के लिए यहां पर लिखेंगे ग्रॉस इनकम से मुराद जो टोटल इनकम है माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। तो जितनी रकम पे टैक्स अदा करना है ना वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ग्रॉस इनकम यानी टोटल इनकम कितनी है, 10 लाख रुपीस माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। तो एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी है, 6 लाख रुपीस। तो यहाँ पर लिख लें 6 लाख। अब 10 लाख में से 6 लाख माइनस करें तो ये 4 लाख बच जाएगा। ठीक है, यानी इस 4 लाख पे उसे टैक्स अदा करना होगा। तो ये टैक्सेबल इनकम आ गई। तो आगे हम लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स। तो टेबल में हमने पढ़ा था कि अगर 6 लाख से ऊपर जो इनकम होगी तो 6 लाख से ऊपर जितनी जितनी अमाउंट होगी, जो रकम होगी, उसका 2.5% टैक्स की सूरत में अदा करना होगा। तो रेट ऑफ टैक्स क्या है, 2.5%। अब हम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फाइंड कर सकेंगे। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स तो लिखेंगे 2.5%। तो ये 2.5% किसका है, इस 4 लाख है। ठीक है, क्योंकि इस पर उसने 2.5% अदा करना है। तो लिखेंगे 2.5% ऑफ 4 लाख। तो 2.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे 2.5 ओवर परसेंट को हम 100 की शेप में लिखेंगे। ठीक है, 100 की फॉर्म में। हाफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 4 लाख। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो देखिए ये जो 2 0 हैं, इन 2 0 के साथ कैंसल, बाकी क्या बच गया, 2.5 मल्टीप्लाई 4000। अब 4000 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 के साथ। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें या इनको लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं 2.5। तो 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0, 54 टाइम 20। आगे अब 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 टाइम्स 0, 20 टाइम्स 0, 20 टाइम्स 0, 24 टाइम 8। तो इनको ऐड कर लें, 0 0 0 0 8 और 2 10। अब राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है ना, तो यहाँ से भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 4000 के साथ, तो क्या आ गया, 10,000। तो ये जो पॉइंट 0 है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्या आ गई, ₹10,000। यानी अगर जवार की जो एनुअल इनकम है ना वो 10 लाख रुपीज है, तो उसे जो इनकम टैक्स अदा करना होगा वो क्या होगा, ₹10,000। तो इस तरह हमने अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फाइंड कर ली। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज ₹10,000 देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। तो अली ने ₹10,000 इनकम टैक्स पे किया, तो उसकी टोटल एनुअल इनकम क्या है। ठीक है, इतना इनकम टैक्स उसने पे किया है, तो उसकी जो टोटल एनुअल इनकम है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन के अपोजिट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें एनुअल इनकम दी गई थी जबकि हमने इनकम टैक्स फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर हमें इनकम टैक्स दिया गया है जबकि जो एनुअल इनकम है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे इनकम टैक्स, तो उसने कितना इनकम टैक्स अदा किया, ₹10,000। आगे लिखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स,
तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 2.5%। ठीक है, इनकम टैक्स भी हमें दिया गया है, जबकि रेट ऑफ इनकम टैक्स भी हमें मालूम है। तो हम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स या इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे? तो पहले यहां पर लिख लेना अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे टैक्सेबल इनकम के साथ। ठीक है ना, ये एक किस्म का फार्मूला है कि हम इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए रेट ऑफ इनकम टैक्स को मल्टीप्लाई कर देते थे टैक्सेबल इनकम के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ना, हमें इनकम टैक्स तो दिया गया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? ₹10,000। इस अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स की जगह पर हम लिखेंगे 10,000 इज इक्वल टू रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 2.5%। तो यहाँ पर लिख लें 2.5% मल्टीप्लाई, तो टैक्सेबल इनकम हमें नहीं पता, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पे टैक्सेबल इनकम। तो क्या करेंगे कि 10,000 को हम यहीं पे लिखा रहने देंगे। तो अगर आप इस तरफ देखें ना, तो 2.5% यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरफ क्या रह जाएगा? टैक्सेबल इनकम। तो इसको यहाँ पे लिख लें टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। तो पहले हम 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे 10,000 डिवाइड 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2.5 ओवर 100 इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूं कर लेते हैं कि ना, कि ये जो पॉइंट है ना, ये रिमूव कर लेते हैं। तो लिखेंगे 10,000 डिवाइड, तो ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। ओवर में हम लिखेंगे 100, ये तो ऑलरेडी मौजूद है 100। तो ये आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो इस पॉइंट की जगह पर हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो 10। ठीक है, इस तरह ये पॉइंट रिमूव हो गया। तो लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूं कर लेते हैं कि 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 के साथ। तो लिखेंगे 10,000 डिवाइड 25 ओवर 100 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। अब आगे देखें, लिखेंगे 10,000 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1000 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पर जिन नंबर्स की कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, ठीक है। तो देखिए 25 और 1000 की कटिंग हो सकती है 25 के टेबल के साथ ही। तो 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100, तो ये 0 बचेगा, तो ये 0 साथ में लग गया। तो क्या रह जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई 40, और ओवर में 1 आ रहा है, तो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैक्सेबल इनकम। अब 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। तो जब आप 10,000 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम।
तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास क्या आ गई 4 लाख रुपीज। तो आप यूं कर लें कि टैक्सेबल इनकम को इस तरफ लिख लें और 4 लाख को इस तरफ लिख लें। तो टैक्सेबल इनकम क्या आ गई 4 लाख रुपीज, यानी ये वो इनकम है जिस पर अली ने टैक्स अदा किया है, जबकि ये टोटल एनुअल इनकम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं होता। तो टोटल एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए 6 लाख में हम ऐड कर देंगे 4 लाख, तो अली के पास जो टोटल एनुअल इनकम थी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एनुअल इनकम तो टोटल एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए हम एग्जेम्प्टेड इनकम में ऐड कर देंगे टैक्सेबल इनकम को। तो यहाँ पर नीचे लिख लें टैक्सेबल इनकम, ठीक है, आगे जगह नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी है, यानी 6 लाख रुपीज, ठीक है, जिस पर टैक्स अदा नहीं करना होता, प्लस टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम हमने ये फाइंड की है 4 लाख रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करें तो 6 लाख और 4 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपीज। तो टोटल एनुअल इनकम क्या आ गई रुपीज 10 लाख, यानी अगर अली ने इनकम टैक्स रुपीज 10,000 पे किया है तो उसके पास जो टोटल एनुअल इनकम होगी वो रुपीज 10 लाख होगी। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, असरा ओन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ रुपीज 4 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। तो असरा के पास एक प्लाट है जिसकी मालियत या कीमत कितनी है 4 लाख रुपीस। तो इस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो कितना होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड करनी है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं ना कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है। तो ये देखिए प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये पेज थोड़ा साफ नहीं है तो उम्मीद आपको नजर आ रहा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स, property tax is a tax imposed by government on the properties such as house, land and shops. Government imposes property tax on the annual value of a property. The amount of this tax depends on the location of the property and varies from location to location. तो प्रॉपर्टी टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर यानी जायदादों पर वसूल करती है, जैसा कि घर हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है। तो गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज़ की कीमत को मद्देनज़र रखते हुए साल में टैक्स वसूल करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी किस लोकेशन में है, ठीक है। तो उस लोकेशन के हिसाब से ये टैक्स लगाया जाता है, यानी अगर ज़मीन या जो मकान है वो गाँव में है तो उस पर कम टैक्स लगेगा। अगर वही ज़मीन या वही मकान अगर शहर में होता है तो उस पर ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। तो उम्मीद है कि प्रॉपर्टी टैक्स की आपको समझ आ गई होगी। तो इसके लिए कोई टेबल को रीड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा कि इतने % टैक्स लगेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं कि असरा के पास एक प्लाट है जिसकी मालियत या कीमत कितनी है रुपीज़ 4 लाख। तो अगर इस पर 3% प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखेंगे वर्थ ऑफ प्लॉट, तो उस प्लॉट की मालियत या जो कीमत है वो कितनी है रुपीज़ 4 लाख। आगे हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या है 3%। तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है ना वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स,
तो प्रॉपर्टी टैक्स है कितना 3% ऑफ 4 लाख। तो 3% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आपका मतलब मल्टीप्लाई 4 लाख। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई 4000। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 4000 के साथ, तो 3 0 टाइम्स 0, 3 0 टाइम्स 0, 3 0 टाइम्स 0, 3 4 टाइम 12। तो ये क्या आ रहा है 12,000 रुपीज। तो असरा को उस प्लाट पर 12,000 रुपीज प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ़हीम ओन्स वन प्लॉट एंड अ हाउस ऑफ वैल्यूज रुपीज 40 लाख एंड रुपीज 70 लाख रिस्पेक्टिवली। तो फ़हीम के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत या मालियत कितनी है 40 लाख रुपीज, जबकि उसके पास एक घर भी है जिसकी कीमत या मालियत कितनी है रुपीज 70 लाख। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। अगर इन जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स 4% है तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, वैल्यू ऑफ प्लॉट, तो उसके पास वो जो प्लॉट है उसकी कीमत कितनी है 40 लाख रुपीस। आगे लिखेंगे वैल्यू ऑफ हाउस, तो फ़हीम के पास जो हाउस है उसकी वैल्यू या कीमत कितनी है रुपीज 70 लाख। अब टोटल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट एंड हाउस, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 40 लाख प्लस 70 लाख। तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिख के ऐड करें तो 40 लाख और 70 लाख, तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल कीमत आ गई। अब आगे लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4%। तो इस पर 4% टैक्स है। तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है ना वो फाइंड करनी है। यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स परसेंट में कितना है 4% ऑफ, तो ये 4% 1 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑफ 1 करोड़ 10 लाख। तो ये जो 4% है ना इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4% को फ्रैक्शन में लिख लें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 करोड़ 10 लाख। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया 4 मल्टीप्लाई 1,10,000। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1,10,000 के साथ, तो 4 0 टाइम्स 0, 4 0 टाइम्स 0, 4 0 टाइम्स 0, 4 0 टाइम्स 0, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4। तो ये क्या आ रहा है 4,40,000 रुपीज। तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है वो कितनी आ गई 4,40,000 रुपीज। तो फ़हीम के पास जो जायदाद थी उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा वो कितना होगा रुपीज 4,40,000। ठीक है, तो ये रकम हमने फाइंड कर ली। तो
तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है A man paid ₹17,000 as property tax at the rate of 1%। तो एक शख्स ने 17,000 रुपीज प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा किए, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो 1% है। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है ना, जो टोटल कीमत है वो हमने फाइंड करनी है। रिपीट कर देता हूँ कि एक शख्स ने 17,000 रुपीज प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा किए, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो 1% है। तो हमने उस प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है, जो कीमत है, वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है वो कितनी है, ₹17,000। आगे लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो कितना है, 1%। तो हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर लिख लें अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को मल्टीप्लाई कर देते वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। तो यहाँ पर लिख लें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स तो हमें पता है कितना है, 17,000 रुपीज। तो यहाँ पर लिख लें 17,000 इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, 1% मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमें नहीं पता तो इसे हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो 17,000 को हम यहीं पे लिखेंगे। अब देखें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है ना, तो इसे हम यहीं पे रहने देंगे। 1% यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आके 1% डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ क्या रह जाएगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब 17,000 को हम यूं ही लिखेंगे, डिवाइड 1% को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, 1/100 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 17,000 डिवाइड को चेंज कर ले मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 100 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो 17,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 17,000 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 17 लाख। और ओवर में 1 आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवर में इसके साथ लिख लें रुपीज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को इस तरफ लिख लें और 17 लाख को इस तरफ लिख लें। तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो क्या आ गई, ₹17 लाख। यानी उस शख्स के पास ₹17 लाख मालियत की वो प्रॉपर्टी थी, जिस पर उसने 17,000 रुपीज टैक्स अदा किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले हम जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि जनरल सेल टैक्स क्या होता है।
तो ये देखिए जनरल सेल्स टैक्स, इसको शॉर्टकट जीएसटी भी कहा जाता है। When a customer purchases an item, he pays an extra amount in addition to the original price of the item. तो जब कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है तो वो उस चीज़ की असल कीमत के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करता है। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड जनरल सेल्स टैक्स। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा कीमत को जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है। ठीक है ना, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो कोई आप चीज़ खरीदते हैं ना, तो उस चीज़ की असल कीमत के साथ साथ आप कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी पे करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसे ही जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अमार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस ₹2 लाख। तो अमार एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत ₹2 लाख है। इफ द रेट ऑफ GST इज 17%, देन फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज टू पे। अगर उस एयर कंडीशनर पर जो जनरल सेल टैक्स है वो 17% है, तो अमार को वो एयर कंडीशनर खरीदने पर कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, रिपीट कर देता हूँ कि अमार एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है जिसकी जो असल प्राइस है वो कितनी है, ₹2 लाख। और अगर उस एयर कंडीशनर पर जो जनरल सेल टैक्स है वो 17% है, तो अमार को वो एयर कंडीशनर खरीदने के लिए कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जनरल सेल टैक्स की जो अमाउंट है ना, पहले वो हम फाइंड करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे जो उसकी रियल कीमत है एयर कंडीशनर की। ठीक है, यानी 2 लाख में हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा कि अमार को वो एयर कंडीशनर खरीदने के लिए कितनी कीमत देनी होगी। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। तो पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर की जो प्राइस है वो कितनी है, ₹2 लाख। आगे लिखेंगे रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स। ठीक है, जनरल सेल टैक्स, तो उस पर जनरल सेल टैक्स कितना है, 17%। तो पहले हम अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लें अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स। तो जनरल सेल टैक्स परसेंटेज में कितना है, 17% ऑफ 2 लाख। तो 17% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2 लाख। तो 20 इस 20 के साथ कैंसिल, तो 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 के साथ, तो ये हो जाएगा 34,000 रुपीज। तो जनरल सेल टैक्स की जो अमाउंट है वो क्या आ रही है, ₹34,000। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये फाइंड करना है कि अमार को वो एयर कंडीशनर खरीदने पर कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे मनी अमार हैज टू पे, तो क्या करेंगे कि उस एयर कंडीशनर की जो ओरिजिनल प्राइस है यानी 2 लाख रुपीस, इसमें हम ऐड कर देंगे जो उस पर टैक्स है वो कितना है, 34,000 रुपीज। तो हमें फाइंड हो जाएगा कि अमार वो एयर कंडीशनर खरीदने के लिए कितनी कीमत अदा करेगा। तो 2 लाख में 34,000 ऐड करें तो ये हो जाएगा 2,34,000 रुपीज। तो अमार को वो एयर कंडीशनर खरीदने के लिए 2,34,000 रुपीज अदा करने पड़ेंगे। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज ₹5,000। तो एक चेयर की जो प्राइस है वो ₹5,000 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स ऑन 50 सच चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%। तो ऐसी 50 चेयर्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट है ना वो हमने फाइंड करनी है।
जबकि जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 17% है। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि एक चेयर है जिसकी प्राइस ₹5000 है, तो ऐसी 50 चेयर्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट है ना वो हमने फाइंड करनी है, और जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है वो 17% है। तो चलिए 50 चेयर्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स की अमाउंट है ना वो फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ वन चेयर तो एक चेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, ₹5000। तो पहले हम 50 चेयर्स की जो प्राइस है ना वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ, तो 50 चेयर्स की जो प्राइस है ना वो फाइंड हो जाएगी। तो 50 को मल्टीप्लाई करें 5000 के साथ, तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। तो 50 चेयर्स की जो कीमत है ना वो हमने फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने जनरल सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है ना वो फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स। तो रेट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स क्या है, 17%। अब हम अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स। तो रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स क्या है, 17%। तो ये 17% 2,50,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ 2,50,000। तो 17% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2,50,000। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 20 इस 20 के साथ कैंसिल, 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 के साथ। तो जब आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ, तो ये आ जाएगा 42,500, साथ में लिख लें रुपीस। तो उन 50 चेयर्स पर जो जनरल सेल टैक्स की अमाउंट होगी ना वो क्या होगी, ₹42,500। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹350। तो वकार ने बिस्किट्स के 10 पैकेट्स खरीदे ₹350 के। ही पेड जनरल सेल्स टैक्स ऑफ ₹42 ऑन 10 पैकेट्स। तो उसने उन 10 पैकेट्स पे जो जनरल सेल्स टैक्स अदा किया है वो कितना है, ₹42। फाइंड द रेट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स ऑन दीज पैकेट्स। तो उन पैकेट्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है ना परसेंट में वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि वकार ने ₹350 के 10 पैकेट्स बिस्किट्स के खरीदे। तो उन 10 पैकेट्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स उसने अदा किया है वो कितना है, ₹42। तो जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है ना परसेंट में वो हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम यूं कर लेते हैं ना कि जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है ना वो हमें नहीं पता, तो उसे हम लेट कर लेते हैं X%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द रेट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स तो जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है इसे हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं X%। आगे हम लिख लेते हैं द प्राइस ऑफ बिस्किट्स। तो उन बिस्किट्स की जो प्राइस है वो कितनी है, ₹350। और उस पर वकार ने जो टैक्स पे किया है वो कितना है, यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स। तो कितना पे किया है, ₹42। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स
तो ये किसकी इक्वल है? रेट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, जो कि क्या है? x% ऑफ वैल्यू या प्राइस ऑफ आइटम। तो वो प्राइस कितनी है? ₹350। तो यहाँ पर लिख लें 350। तो अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स तो हमें दी गई है, कितनी है? ₹42। यहाँ पर लिख लें 42 इज इक्वल टू x% को फ्रैक्शन में लिख लें, आपका मतलब मल्टीप्लाई 350। तो 42 को हम यहीं पे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये जो 100 है ना, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा? x मल्टीप्लाई 350। मजीद सोल्व कर लेते हैं। 42 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 4200 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 350। तो 4200 को वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए, ये जो 350 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो ये 350 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इस तरफ क्या रह जाएगा? x। अब एक जीरो के साथ कैंसिल, तो पीछे क्या रहेगा? 420 ओवर 35 इज इक्वल टू x। अब अगर आप इनकी कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग कर लें, या 420 को अंदर लिख के 35 पे डिवाइड कर लें। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 35 1 टाइम 35, तो 42 से 35 माइनस करें तो 7 बच गया, जीरो नीचे उतार लेंगे, तो 35 2 टाइम 70, जीरो बच गया। तो 420 को हमने 35 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 12। तो लिखेंगे 12 इज इक्वल टू x। तो x को इस तरफ लिख लें और 12 को इस तरफ लिख लें। तो जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है ना, वो क्या आ रहा है? 12। तो ये हमने परसेंट में फाइंड करना था ना, तो इसलिए साथ में लिख लें परसेंट। तो जनरल सेल्स टैक्स का जो रेट है वो क्या आ रहा है? 12%। तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स 12%। तो उन बिस्किट्स पर जो जनरल सेल्स टैक्स का रेट होगा वो क्या होगा? 12%। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नवीद परचेस्ड अ शॉप ऑफ वर्थ ₹65 लाख। तो नवीद ने एक शॉप खरीदी जिसकी कीमत या मालियत कितनी है? 65 लाख रुपीज। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ ₹5,20,000 और उसने जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है वो कितना है? ₹5,20,000। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स? तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो क्या है? ठीक है ना, शॉप की मालियत भी हमें दे दी गई है, जबकि उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स पे हुआ है वो भी अमाउंट में हमें दे दिया गया है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है ना, ठीक है, परसेंट में, वो हमने फाइंड करना है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है ना, इससे हम लेट कर लेते हैं x%। यहाँ पर लिखेंगे लेट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स x%। आगे लिखेंगे वर्थ ऑफ शॉप तो उस शॉप की कीमत या मालियत कितनी है? 65 लाख रुपीस। और उस पर जो टैक्स पे किया गया है वो कितना है? तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ₹5,20,000। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स किसकी इक्वल है? तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स
ठीक है ना। जो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्थ ऑफ शॉप के साथ, ठीक है, जो उसकी कीमत है। तो हम प्रॉपर्टी टैक्स की जो अमाउंट है ना वो फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि हमें अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स दी गई है, क्या है 5,20,000। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 5,20,000 इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को हमने फाइंड करना है जिसको हमने लेट किए हुआ है x% मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ शॉप। तो शॉप की कीमत कितनी है 65 लाख। तो 5,20,000 जैसे है वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू, तो x% को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 65 लाख। मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो 5,20,000 जैसे है वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो 100 है ना ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा x मल्टीप्लाई 65 लाख। तो 5,20,000 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 5240 ये आ जाएंगे और 20 साथ में ये आ जाएंगे, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 65 लाख। तो ये नंबर जैसे है वैसे लिखेंगे। अब 65 लाख यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 65 लाख इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इस तरफ क्या रह गया x। अब जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो नीचे कितने जीरो हैं देख लें 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो ऊपर 5 जीरो के साथ काट जाएंगे, ठीक है, यानी ये जीरो इसके साथ काट गए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये जीरो इस जीरो के साथ। तो ऊपर क्या रह गया 520 ओवर 65 इज इक्वल टू x। तो 520 को डिवाइड कर दें 65 पे, तो 65 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 520 आ जाएगा। 520 से माइनस करें 520 तो 0 बच गया। तो 520 को हमने डिवाइड किया 65 पे तो क्या आया 8 इज इक्वल टू x। तो x को हम इस तरफ लिख लेते हैं और 8 को इस तरफ लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो x हमने किसको लेट किया हुआ था रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को, यानी हमारे पास जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो रेट है वो क्या आ गया 8। तो हमने परसेंट में फाइंड करना था ना, तो साथ में लिख लें परसेंट। तो लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू 8%। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने से पहले हम कमीशन के बारे में जान लेते हैं कि कमीशन क्या होता है। तो ये देखें कमीशन इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द सेलर और परचेजर टू द एजेंट फॉर हिज सर्विसेज। तो कमीशन वो अमाउंट होती है जो सेलर या परचेजर पे करता है एजेंट को उसकी सर्विसेज की बिना पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि सर फलां चीज़ हमने सेल करनी है तो बराए मेहरबानी आप वो चीज़ हमें सेल करवा दें। तो मैं आपसे कहूँगा कि ठीक है वो चीज़ मैं सेल करवा देता हूँ, लेकिन जितनी रकम में वो सेल करवाऊँगा उस रकम में से 2% जो रकम होगी वो मेरी होगी। तो वो चीज़ सेल करने पर जो 2% अमाउंट मैं आपसे वसूल करूँगा वही अमाउंट क्या होगी कमीशन। तो ठीक है ना, इस तरह वो जो चीज़ है वो फिर आपकी है ना, तो सेलर आप हुए, तो मैंने एजेंट के तौर पर काम किया और आगे हमने जिस शख्स को वो चीज़ सेल की है वो फिर क्या कहलाएगा परचेजर। तो बाज़ औक़ात परचेजर से भी कमीशन वसूल किया जाता है। तो उम्मीद है कि एक कमीशन की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है
Ali sold a plot for rupees 50 lakh by an agent who received 2.5% कमीशन। तो अली ने एक एजेंट के जरिए 50 लाख रुपीस में प्लॉट फरोख्त किया, जिस पर एजेंट ने 2.5% का कमीशन वसूल किया। फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन। तो कमीशन की जो अमाउंट है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट, तो प्लॉट कितने में फरोख्त हुआ? रुपीस 50 लाख। आगे हम लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रेट क्या है? 2.5%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रेट क्या है? 2.5%। तो ये 2.5% 50 लाख है, ठीक है। तो लिखेंगे ऑफ 50 लाख। तो 2.5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 50 लाख। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 20 इस 20 के साथ कैंसिल। तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 के साथ। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0, 50 टाइम्स 0, 55 टाइम 25, 20 टाइम्स 0, ठीक है। इस तरह 30 बाकी आ गए। 25 टाइम 10। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 0 0 0 0 5 0 5 2 0 2 और ये 1 आ गया। तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट है ना, तो यहाँ से भी राइट साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो 2.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 50,000 के साथ। तो क्या आ गया? 1,25,000। तो ये 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो साथ में लिख लें रुपीस। तो कमीशन की जो अमाउंट है वो क्या आ गई? 1,25,000 रुपीस। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। तो सलमान ने एक कंपनी की 50 इशिया सेल की। इफ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 2,500। अगर उसने हर शेयर रुपीज 2,500 में सेल की हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय सलमान एट द रेट ऑफ 2%। तो कमीशन की जो अमाउंट है ना वो फाइंड करनी है जो सलमान ने वसूल की, और कमीशन का रेट क्या है? 2%। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? रुपीज 2,500। तो पहले हम 50 आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस है ना वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2,500 के साथ। तो सॉरी ये 5 नहीं है 50 है, ठीक है। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2,500 के साथ, तो 50 आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस है ना वो आ जाएगी। तो जब आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 के साथ तो ये आ जाएगा 1,25,000 रुपीज। तो 50 आर्टिकल्स की जो सेलिंग प्राइस है ना वो आ गई। आगे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रेट क्या है? 2%, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है।
तो हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रेट क्या है 2% ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 1,25,000। तो 2% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1,25,000। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 2020 के साथ कैंसिल, तो क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 1,250। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 टाइम 0, 25 टाइम 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी, 2 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5, 2 1 टाइम 2, साथ में लिख लेंगे रुपीज़। तो कमीशन की जो अमाउंट है वो क्या आ गई रुपीज़ 2,500। यानी सलमान ने जो कमीशन हासिल किया है वो कितना है रुपीज़ 2,500। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर्स ऑन ईच राइड। तो ऑनलाइन कार सर्विसेज वाले अपने ड्राइवरों की दिन भर कमाई से 20% कमीशन वसूल करते हैं। इफ अ ड्राइव गोट ₹5,000 फ्रॉम ऑल राइड्स इन अ डे, अगर एक ड्राइवर दिन भर में 5,000 रुपीज कमाता है, कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस। तो वो ड्राइवर उन कार सर्विस वालों को कितनी कमीशन पे करेगा, ठीक है। यानी हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे टोटल अर्निंग ऑफ ड्राइवर, तो ड्राइवर जो टोटल अर्निंग करता है वो कितनी है ₹5,000। आगे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन, तो कमीशन का रेट क्या है 20%। तो हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन तो रेट ऑफ कमीशन क्या है 20% ऑफ जो टोटल अर्निंग उसने की है 5,000। तो यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि ऑफ की जगह पर अगर आप मल्टीप्लाई भी लिख लेते हैं तो एक ही बात है, ऑफ लिखें या मल्टीप्लाई लिखें एक ही बात है। तो 20% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5,000। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 20 के साथ कैंसिल, क्या रहेगा 20 मल्टीप्लाई 50। तो 20 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज। तो कमीशन की जो अमाउंट है वो क्या आ गई ₹1,000। यानी अगर उस ड्राइवर ने एक दिन में 5,000 रुपीज कमाए हैं तो उस ड्राइवर को 5,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज उस कार सर्विस वाले को देने होंगे। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अ ट्रैवल एजेंसी गॉट 5% कमीशन ऑन द सेल ऑन एयर टिकट्स। तो एक ट्रैवल एजेंसी है वो जितने भी टिकट सेल करती है उस पर उसे 5% कमीशन मिलता है। इफ ही सोल्ड टिकट्स फॉर ₹20 लाख इन अ डे, अगर एक दिन में उस एजेंसी ने ₹20 लाख के टिकट सेल किए हों, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो कमीशन की जो अमाउंट है वो फाइंड करें। क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि एक ट्रैवल एजेंसी है वो जितने भी टिकट सेल करती है उस पर उसे 5% कमीशन मिलता है। अगर एक दिन में उसने ₹20 लाख के टिकट्स फरोख्त किए हों तो कमीशन की जो अमाउंट है वो हमने फाइंड करनी है कि उसे कितना कमीशन मिला। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टिकट्स,
तो उस एजेंसी ने कितने रुपीस के टिकट सेल किए? ₹20 लाख। आगे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रेट कितना है? 5%। तो हमने अमाउंट ऑफ कमीशन फाइंड करनी है, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन तो रेट ऑफ कमीशन कितना है? 5% ऑफ जितने की टिकट सेल की गई है, ठीक है, यानी 20 लाख। तो 5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20 लाख। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें, तो 20 के साथ कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई 20,000, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अगर उस एजेंसी ने एक दिन में ₹20 लाख की टिकट सेल की हो, तो 5% के हिसाब से जो उससे कमीशन मिलेगा वो कितना होगा? ₹1 लाख। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्ज 7% ऑन ऑल दी सेल फ्रॉम इट्स सेलर्स। तो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस का ओनर है जो उस मार्केट में जितनी भी सेल होती है ना उस पर 7% चार्ज या कमीशन वसूल करता है, ठीक है ना। जितनी भी उस मार्केट में सेल होती है उस पर 7% वसूल करता है। इफ द सेल ऑफ 10 लाख रुपीज इज मेड ऑन ब्लेस्ड फ्राइडे सेल, अगर फ्राइडे वाले दिन 10 लाख रुपीज की सेल हुई हो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओनर। तो कमीशन की अमाउंट फाइंड करनी है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ओनर ने कमाई है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे टोटल सेल ऑफ फ्राइडे, तो फ्राइडे को जो टोटल सेल हुई है वो कितनी है? ₹10 लाख। आगे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन, तो कमीशन का रेट कितना है? 7%। तो अमाउंट ऑफ कमीशन हमने फाइंड करनी है, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन क्या है? 7% ऑफ जो टोटल सेल हुई है कितनी? 10 लाख रुपीज। तो 7% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 लाख। तो जिनकी कटिंग हो सकती है कटिंग कर लें, तो 20 इस 20 के साथ कैंसिल, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, तो 7 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000 रुपीज। तो कमीशन की जो अमाउंट है वो क्या आ गई? ₹70,000। यानी अगर फ्राइडे को ₹10 लाख की सेल होती है तो इस पर मार्केट का जो ओनर है वो 7% कमीशन वसूल करता है, तो वो कमीशन कितना होगा? ₹70,000। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अ कंसल्टेंट चार्ज 10% ऑफ द वीजा फी फॉर इट्स कंसल्टेंसी। एक फर्म है कंसल्टेंसी जो लोगों को बाहर भेजती है और वीजे की फीस चार्ज करती है। अच्छा, जो भी वीजा फीस है ना उसका 10% चार्ज करती है। इफ वीजा फी इज 10 लाख रुपीज, कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट। अगर वीजा की फीस 10 लाख रुपीज है तो बताइए कि कंसल्टेंट को कितना कमीशन मिला, ठीक है, 10% के हिसाब से। यानी हमने कमीशन की जो अमाउंट है ना वो फाइंड करनी है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे फी ऑफ वीजा,
तो वीजा की फीस कितनी है? 10 लाख रुपीस। आगे लिखेंगे रेट ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रेट कितना है? 10%। तो कमीशन की जो अमाउंट है वो हमने फाइंड करनी है, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ कमीशन तो रेट ऑफ कमीशन क्या है? 10% ऑफ जो वीजा की फीस है कितनी है? 10 लाख रुपीस। तो 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 लाख। तो 20 इस 20 के साथ कट गए, तो 10 मल्टीप्लाई 10,000, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीस। तो कमीशन की अमाउंट क्या आ गई? रुपीस 1 लाख। यानी कंसल्टेंट को जो कमीशन की अमाउंट मिली है वो कितनी है? रुपीस 1 लाख। यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.15 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके रिप्लाई कर सकूं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।